तब से क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा था? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जी। मॉर्निंग सर। ओ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आयरन मैन आयरन। आई होप कि आप मुझे सुन रहे होंगे। पहले तो हाँ ये जी कंफर्म करो आप मुझे सुन रहे हो और स्क्रीन देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? यस सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं सर, लेकिन आपको देख नहीं रहे हैं सर। नहीं सर। नजर नहीं पड़ रहे हैं सर। सामने आइए सर। सर सामने आइए। कहाँ चले गए सर? ऑफलाइन में मजा नहीं है। यस सर, मैं हूँ सौरभ खंडेलवाल। आई एम आल्सो। ओके ब्रो। भाई कोई TP Y1 का है? हेलो, आई एम आल्सो। माइक बंद करो। मुझे सुन रहे हो अच्छे से? मुझे कुछ आवाज आ रही है? यस सर, सुन रहे हैं। आवाज आप सुन रहे हैं सर। तो सर वॉइस बताओ। बेटा यस सर आवाज आप आप कहाँ रहे हो, गायब हो रहे हो सर। आवाज अच्छे से आ रही है आपको? पता नहीं क्यों मुझे आलतू फालतू आवाज। सर ये क्वेश्चन करना था सर, नहीं समझ में आ रहा था ये क्वेश्चन। सर कोरोना चले गए सर। सर लुक्का छिपी खेल रहा है क्या? कोरोना हो गया सर। अब बंद होती है, सर को कोरोना हो गया है। सर कोरोना पॉजिटिव। केमिस्ट्री की क्लास बंद रहेगी 2 सप्ताह तक। सर भगा दिए तुमने तो। सर भाई कोई TP Y1 वाला अपना नंबर दो यार। सर क्वारंटीन हो गया। भाई घर कौन कौन जा रहे हो? सैनिटाइजर मारो सर। आज जा रहा हूँ। घर आ गए हैं सैनिटाइजर लगाने गए हैं। सर और वो भाई बाबू और भाई बाबू बताओ क्या हाल? TP Y1 वाला अपना नंबर दो यार। क्या बिगाड़े क्या है? भाई तुम अपना नंबर दो तुम। बात बिगड़ गई है। कर दो सर, मुंह को सैनिटाइजर कर दो। आयरन मैन घटिया पढ़ा रहा है आयरन मैन। भाई चेंज आयरन मैन आयरन मैन कौन है? ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन है भाई? अमेरिका से अमेरिका। फिजिक्स वाले टीचर। उगांडा से हैं। ऑस्ट्रेलिया से। मैं हूँ हांगकांग से। युगांडा से। चाइना से कौन कौन है? चाइना से। मैं हूँ भाई हांगकांग से। हांगकांग से मैं युगांडा। को बहुत मार मारेंगे। पाकिस्तान से है भाई, पाकिस्तान से। भाई युगांडा से। पाकिस्तान से कौन? फिजिक्स वाला टीचर चेंज कराओ यार। हांगकांग से। अबे आयरन मैन को चेंज करो भाई, दिक्कत हो जाएगा आगे। मैथ वाले सर ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। फोन ही नहीं नहीं। कर रहा है। फिजिक्स वाला। पाकिस्तान से। कल मैंने फोन किया था। सर कहाँ गए भाई? सर कहाँ भाई है? कल मैंने फोन किया था। सर क्वारंटीन हो गए। पॉजिटिव। कल मैंने फोन किया था, उन लोगों ने बोला कोई फोन ही नहीं करता है, तुम्हारे करने से कुछ होएगा नहीं। चमगादड़ उठा चमगादड़। वहाँ एलन वाले नंबर फोन करना है। भाई घर कौन भाई सुन लो, कोई फोन किया था कि नहीं? हेलो हेलो। सर सर क्वारंटीन हो गए। किसी ने फोन किया था? सलवा आ गया है ना, आज वैसी आ रही है। तुम लोग एलन काउंटर पे फोन करो। भाई मैंने किया था और कोई किया ही नहीं। बोलेंगे अगर मैंने भी किया था भाई। वो बोले अगर 30% लोग कर देना तो हो जाएगा। तो यार सब लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप सब लोग करो साथ में। आयरन मैन डेड।
सर आ गए, सर आ गए। यार कौन कौन चेंज कराना चाहता है? मैथ्स वाले टीचर को। मैथ वाले को, मैथ वाले को। मैथ वाले को, मैथ वाले को। भाई भाई मैथ कौन कौन चेंज मैथ वाले को चेंज करो ना यार। हाँ मैथ वाले को। कौन कौन चेंज कराना चाहता है? फिजिक्स वाला सर तो क्वारंटीन हो गए, 2 सप्ताह छुट्टी। कराना चाहता है? वाले को चेंज कराना। फिजिक्स वाले को, फिजिक्स वाले को। कहाँ पे हो भाई? मैं का म्यूट करे चले रहा केमिस्ट्री वाले को भी चेंज फोन कर दो ना तो हो जाएगा। ले लियो ना, कब ले होगी? किसी को मत छोड़ो। गरम करने बाद पहले बस खांसी की ले लो, फिर वहाँ के बाद वजन ले लियो। मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। खांसी की ले लियो एक सर क्वारंटीन हो गए। क्या हो गया यार? वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई होना चाहिए ना स्टार्ट होने के टाइम। अरे अरे क्या नहीं वैक्सीन की 5 डोज हेलो कौन कौन ऑस्ट्रेलिया से है? छोड़ जाने दे। आशीष कुमार, हम तुम्हें निकाल रहे हैं जी। छुट्टी है, छुट्टी हो गया। सर वैक्सीनेशन के लिए गए हैं। देखो सब बोले थे। क्वारंटीन हो गए। मैथ वाला म्यूट ऑल कर दो। कहाँ पे? पार्टिसिपेंट्स में एक सेकंड। पार्टिसिपेंट्स में गए, म्यूट ऑल। हाँ इसको अनटिक होना चाहिए सर। क्या होना? अनटिक होना चाहिए। यस कर देंगे। अब आवाजें बंद हो गई। एक सेकंड। हेलो, यहाँ पे गए पार्टिसिपेंट्स। हेलो, अब मुझे बताओ। हाँ 12 मिनट चला गया, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार सेटिंग तो सही से समझ में आए कि सही चीजें चल रही है नहीं चल रही है। एक बार मुझे समझ में आएगा तब तो। अभी मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई पड़ रही थी, वो अब जाके खत्म हुई है। अब मुझे आप बताओ कि आप मुझे सही से सुन रहे हो और देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? हाँ, अब एवरीथिंग फाइन लग रहा है मुझे। अब बस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, मैं आप सबको अब म्यूट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप मेरी इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करेंगे, कसम खा के आए हुए। एक बच्चा लिखा हुआ है वीडियो नहीं आ रहा है। पहले तो ये मुझे बताओ कि वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप अच्छे से मुझे सुन रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो, और मुझे देख पा रहे हो या नहीं? वीडियो आ रहा है ना? आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीथिंग क्लियर। एवरीथिंग फाइन, वेरी गुड। सो अब देखते हैं, कह रहा है इमेजिन एन यूनिवर्स इन विच द क्वांटम नंबर n हैज वैल्यूज 1 2 3 4। देखिए एक नया यूनिवर्स, एक नया सेट ऑफ क्वांटम नंबर डिफाइन कर रहा है। एक नया सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स डिफाइन कर रहा है, तो अपन उसकी बात करते हैं। जो कह रहा है कि n का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। l का जो वैल्यू है वो 0 to n+1 है। तो आप ध्यान दीजिए कि n का वैल्यू ऐसा ही है जैसा पहले होता था, बट l के वैल्यू में काफी कुछ डिफरेंस है।
ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और पहले n-1 तक जाता था, अब n+1 तक जा रहा है। और m का वैल्यू -l टू +l होता था, बट m का वैल्यू -l टू l+1 हो रहा है। और s की 4 वैल्यू है यहाँ पे, और ध्यान देने वाली बात है कि s की 4 वैल्यू है। अब जरा सा देखिए, जब n 1 होगा, when n is equal to 1, तो l क्या होगा? तो l का वैल्यू आपको 0 से स्टार्ट करना है और n+1 तक ले जाना है। तो l 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। l की 3 वैल्यू होगी, l बराबर 0, l इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2। l की 3 वैल्यू होगी। जब n 1 हो तो l की 3 वैल्यू होगी, 0, 1, 2। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। प्लीज आदित्य, गौतम, क्या कर रहे हो यार? क्यों बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो? शांत से नहीं बैठ सकते। मैं एक बार मैं ऑन कर देता हूं चैटिंग और तुम कुछ भी एक बार देखो ना, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 15 बार कॉपी पेस्ट कर दिया आदित्य, गौतम, गधे कहीं के। एक बार में नहीं समझ में आता है कि आपको चुपचाप देखना है क्या पेस्ट करके क्या साबित करना चाह रहे हो। आपको साबित करने के लिए एग्जाम होता है, आप उसमें टॉप करो ना यार। जब n की वैल्यू 1 है तो l की 3 वैल्यू होगी। ये बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा, आई होप। अब m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू हो रही है -l टू l+1, तो m की वैल्यू -l, तो m बराबर होगा 0 टू l+1, 0 + 1 1, तो m बराबर होगा 1। m की 2 वैल्यू होगी, 0 और 1। कहां से कहां तक होना है? -l टू l+1। यहां पर m की वैल्यू देखिए, -l मींस -1, उसके बाद 0, फिर +1, +2 भी होगा क्योंकि l+1 तक जा रहा है, तो l+1 का वैल्यू 2 होता है, तो +2 तक जाएगा। और यहां पे m की वैल्यू देखिए -l, तो -2, -1, 0, +1, +2, और l+1 तक जाना है, तो 2 + 1 3, +3 तक जाएगा। मुझे पहले ये बताओ कि l और m का वैल्यू समझ में आया या नहीं आया? l और m की वैल्यू समझ में आया या नहीं आया? यस, नो, क्लियर, वेरी गुड। ऑल क्लियर लिख दिया सब लोगों ने। अब देखिए l और m की वैल्यू आ गई। अब देखिए m बराबर 0 पर एक ऑर्बिटल होगा, m बराबर 1 पे एक ऑर्बिटल होगा, और l बराबर 0 है मींस s है, l बराबर 1 है मींस p है, और l बराबर 2 है मींस d है। मींस 1 में s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। ये क्लियर है। अब देखिए एक ऑर्बिटल में पहले s का वैल्यू होता था ½ और -½ तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता था, बट अब s का वैल्यू है -3/2, -1/2, 1/2 एंड 3/2। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज one orbital will has 4 electrons। एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि s में s की 4 वैल्यू है। पहले 2 वैल्यू होती थी तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता था, अब 4 वैल्यू है तो एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मींस 4 और 4 8, s में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा, s p d। s में देखिए 2 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 4, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। p में बताइए आप, p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताइए।
पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताइए। 16 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। पी में देखिए कैसे निकालेंगे, कितने ऑर्बिटल हैं काउंट कर लीजिए। एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल हुआ, ये तीसरा ऑर्बिटल हुआ, ये चौथा ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इंटू 4 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी में ऑर्बिटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, सो डी में टोटल 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। इसका आंसर होगा 24। इसका आंसर होगा 24। अब सेकंड के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो 1 में क्या कहां तक आया था? 1 में आया था 1s 1p 1d। 2 में भी थोड़ी दूर तक ले लो, 2s 2p 2d 2f, पूरा लेने की जरूरत नहीं है, 3s 3p 3d 3f। अब देखो एनर्जी लेवल बनाते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये, काफी है इतना तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z इज इक्वल टू 52 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है। तो S में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1s8, P में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1p16, उसके बाद S में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 12s8, उसके बाद 1d की एनर्जी है, D में 24 इलेक्ट्रॉन होंगे 1d24, उसके बाद 2p की एनर्जी है, P में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे 2p16। एक बार चेक कर लेता हूं यहां तक आएगा कि नहीं। 8 16 24 32 यहां तक आएगा ही नहीं, सो यहीं पे खत्म हो जाएगा। और D में 24 तक आ सकते हैं, बट 20 पे क्या हो रहा है कि 52 हो जा रहा है, सो यहाँ 20 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सो ये भी आंसर है। सो दो पार्ट थे क्वेश्चन के, दोनों पार्ट मैंने आंसर कर दिए। तो आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आया? हाँ आयुष आप बताना, सिर्फ आयुष लिखेगा। वैभव पाटीदार लिख रहा है -L से L+1 तक जाना है, तो L बराबर 0 समझ में नहीं आया। जिनको समझ में आ गया वो नहीं लिखें, अब सिर्फ वो लिखें जिनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास ना मैसेज जो आए पूरा अच्छे से मुझे दिख नहीं रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लिख क्या रहे हैं। रीजन क्या है, जिनको समझ में आया वो पूरा लिख दिया, ऊपर चला गया उनका मैसेज। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है सिर्फ वो लिखें। L बराबर 2 के लिए m-2 नहीं होगा, होगा ना, लिखा हुआ है m-2। आदित्य राज, L बराबर 2 के लिए m-2 लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है ना, समझ में आएगा तो पूरा आएगा, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि पार्शियली आएगा। बताता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। -L लिखा हुआ है, -L to L+1, -1 नहीं लिखा हुआ है। 1 और L में दिखा अंतर नहीं पता चलता है। ऊपर 1 लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ n में, और यहाँ -L लिखा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा तुम्हें। राज आर्यन क्यों लिख रहे हो फास्ट पढ़ाओ? यहाँ बच्चे लिख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तुम लिख रहे हो फास्ट पढ़ाओ। सिर्फ उनको लिखना अलाउड है जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है। एक बार फिर से मैं अब एक्सप्लेन करता हूं इसको, जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखें। एंड प्लीज जिनको समझ में आ रहा है वो चाहें तो आप आराम से बैठें, जिनको समझ में आ रहा है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरी बात ध्यान से सुने, टाइप वाइप कुछ नहीं करें। भाई कोई कह रहा है सर क्लास बहुत स्लो हो रहा है, भाई होने दो ना भाई, क्या इतनी जल्दी क्या है? सिलेबस खत्म करने की जिम्मेवारी हमारी है या तुम्हारी है?
अगर आप इसी तरह से लिखते रहेंगे तो क्लास स्लो होगा ही होगा। मैं कितनी देर से बोल रहा हूं कि सिर्फ वही बच्चे लिखें जिन्हें डाउट है, फिर भी बाकी बच्चे लिख रहे हैं तो मैं और स्लो कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। अब एक बोल रहा है आगे पढ़ाइए ना सर। अरे कुछ बच्चे हैं ना, लिखे ना, नहीं समझ में आ रहा है, उनको नहीं समझाएं, छोड़ दें हम। एक कह रहा है सर क्लास ठीक चल रहा है, एक कह रहा है आगे पढ़ाइए ना सर। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो सिर्फ बोल रहा हूं, उसके अलावा अगर आप लिखिएगा तो क्लास नहीं हो पाएगी सही से। मैंने सिर्फ बोला, एक रेस लिख दिया, रेस। हद हो सौरभ कुमार, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, पहले मेरी बात सुनो, नहीं तो पूरी क्लास आपकी ऐसे ही चली जाएगी। मैं नहीं इग्नोर कर सकते। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उनसे सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आप प्लीज, एक हमको सजेस्ट कर रहा है चैट डिसेबल्ड, मुझे नहीं पता है क्या ये कि हम चैट डिसेबल्ड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बोल रहा हूं कि आप लिखना छोड़ दीजिए, सबसे पहले बोल रहा हूं लिखना छोड़ दीजिए। लिखना छोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। मैं सिर्फ उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ वो अलाउड है लिखने के लिए, तो सिर्फ वही लिखेंगे, उनके अलावा अभी कोई नहीं लिखेंगे। L और 1 दोनों सेम है? नहीं है ना सेम। ये 1 है और ये L है, ये -L लिखा हुआ है, ये -L लिखा हुआ है, ये -L लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है। फिर लिख दिया ना दिव्यांशु राज कश्यप। सर जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अभी तो बता दिया ना क्या लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला आपको कि नहीं लिखना है। लिखिएगा, क्लास नहीं आगे बढ़ेगी। सिर्फ वही बच्चा लिखेगा जिसको नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो, एक बच्चे को -L और 1 में डाउट हो रहा था, ये बोल रहा था L+1 नहीं लिखा हुआ है, ये L+L लिखा हुआ है, इसलिए डाउट हो रहा था उसको। ठीक है, अब तो क्लियर है ना कि कौन सा क्या लिखा हुआ है। ये -L लिखा हुआ है, ये L लिखा हुआ है, ये +1 लिखा हुआ है। फिर युवराज शेखर लिख दिया सर डिसेबल द चैट। क्यों हम चैट डिसेबल करें कि जबकि हम उन बच्चों से बात कर रहे हैं जिसे नहीं समझ में आ रहा है? क्यों चैट डिसेबल करें? मैं बोल रहा हूं ना नहीं लिखना है। अंजलि कुमारी ने लिखा कि n बराबर 1 ही क्यों लिया? क्योंकि यहां देखिए n का वैल्यू, क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो सब, कम से कम n का वैल्यू लिखा हुआ है 1 से स्टार्ट करना है, यहां लिखा हुआ है। तो पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, लेकिन हमारा जो सवाल बनाना है वो 1 पे ही काम हो जा रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि जितनी L की वैल्यू होगी उतनी सब सेल होगी। देखिए n सेल रिप्रेजेंट करता है, तो हम फर्स्ट सेल ले रहे हैं, तो n बराबर 1 लिया। L का वैल्यू यहां से निकालना है। अब देखो, पूछना मत, अभी पूछना मत, कोई भी नहीं पूछेगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो समझेगा अभी। हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, इसलिए n बराबर 1 लिया, क्योंकि n सेल रिप्रेजेंट करता है। L की वैल्यू यहां देखो लिखा हुआ है, इंटीग्रल वैल्यू है और 0 से n+1 है, तो L का वैल्यू 0 तो लेना ही है, और 0 के बाद जो इंटीजर आता है 1, कहां तक लेना है? तो n+1 तक लेना है। तो n का वैल्यू 1 है, n+1 कितना होगा? 1+1 कितना होगा? 2 तक लेना है। तो L 0 होगा, L 1 होगा और L 2 होगा। जब L 0 होता है तो S होता है, जब L 1 होता है तो P होता है, और जब L 2 होता है तो D होता है। चूंकि L की 3 वैल्यू है तो 1 में S लिया, P लिया और D लिया। ज्ञान प्रिया, आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, बताइए। जिगमेट वांगलडान, मैंने मना किया था लिखने के लिए, फिर लिख रहे हो। एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम चला जाता है, छोड़ दो क्लास, टाइम चला जाता है। तो मैं लिखने से मना करता हूं उन बच्चों को जिनको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी लिखते हैं, तो टाइम जाएगा ही जाएगा आज। जी नहीं, क्लास वो लिख, आदित्य तुम बताओगे कि जिनको नहीं समझ में आता है वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसको समझाने का। तुम लिखना गधे छोड़ दोगे तो मैं सही से पढ़ा लूंगा, तुम लिखते रहते हो हमेशा।
हाँ, n बराबर 2 पे भी निकाल सकते हैं, बट ये जो दो क्वेश्चन है बेटा आशीष कुमार, ये जो दो क्वेश्चन है ये n बराबर 1 से ही काम चल जाता है, 2 पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप कि L की 3 वैल्यू होगी n बराबर 1 पे, 0 1 2, ये समझ में आ गया होगा। और चूंकि n बराबर 1 पे निकाले हैं तो n बराबर 1 में S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा, ये समझ में आ गया होगा। यहां तक क्लियर हो गई। अब हम m की वैल्यू देखेंगे। तो m की वैल्यू के लिए आप यहां देखो, कह रहा है कि m की जो वैल्यू है वो -L से L+1 तक है। तो जब L 0 है तो m की वैल्यू -L मीन 0, और कहां तक, L+1 तक। तो 0 + 1 कितना होता है 1, तो m की वैल्यू 0 लेनी होगी और 1 लेनी होगी। यहां देखिए m की वैल्यू -L से लेना है, तो L 1 है तो -L कितना होगा -1, और कहां तक लेना है L+1 तक, तो 1 + 1 कितना होगा 2, -1 से 2 तक लेना है, तो -1 0 1 2। ध्यान देखिए मैं m की वैल्यू कैसे लिख रहा हूं, m बराबर है -L2 L+1, और L बराबर कितना है 1, तो L बराबर 1 रखेंगे तो -1 2, L बराबर 1 रखिए 2, -1 2 2 सभी इंटीजर, तो -1 0 +1 +2। आई होप m की वैल्यू आपको यहां समझ में आ गई होगी। यहां देखिए m बराबर ये होगा -2 -1 0 +1 +2 +3, क्योंकि L+1 तक लेना है और L2 है तो L+1 कितना होगा 3। अब मुझे बताना m की वैल्यू सबको समझ में आई या नहीं आई। जो नहीं आए समझ में सिर्फ वो लिखेगा, जिसको पहले नहीं आया था समझ में सिर्फ वो लिखेगा कि हाँ सर समझ में आया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए जो s की वैल्यू है बेटा, वो s की 4 वैल्यू है। तो देखो जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, s की 4 वैल्यू है, -3/2 -1/2 1/2 3/2। तो s की पहले 2 वैल्यू होती थी, हाफ एंड -हाफ। तो हाफ एंड -हाफ होती थी तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता था। अब s की 4 वैल्यू है, सिंस वी हैव 4 वैल्यूज ऑफ s, since we have 4 values of s, therefore there will be 4 electrons in one orbital। चूंकि s की 4 वैल्यू है, ऋतिक राज क्या दिक्कत है बेटा, l का वैल्यू फिर से, तो l का वैल्यू क्यों नहीं समझ में आया। s की जितनी वैल्यू होगी ना एक ऑर्बिटल में उतनी ही इलेक्ट्रॉन होगी, s की जितनी वैल्यू होगी एक ऑर्बिटल में उतनी ही इलेक्ट्रॉन होगी। बाकी मैं ऋतिक राज से बात करना चाह रहा हूं कि l का वैल्यू फिर से क्यों समझाएं। l का वैल्यू यहां लिखा हुआ तो है 0 से n+1, जैसे n बराबर 5 है तो l का वैल्यू लिखा हुआ है 0 से n+1, मतलब l का वैल्यू 0 से लेके n का वैल्यू 5 रख दो 6, 0 से लेके 6, तो l बराबर होगा 0 1 2 3 4 5 6। इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है ऋतिक राज। ऋतिक राज l का वैल्यू समझ में आया, l का वैल्यू 0 to n+1 बोल रहा है, तो n 5 होगा तो 0 से 6 हो गया, ये 5 रख दो n बराबर। हाँ, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बार बार कह रहा है फिर से मेरी बात नहीं सुन रहे ध्यान से। सो s का वैल्यू जितनी होगी, याद रखो मेरी पॉइंट, s की जितनी वैल्यू होगी एक ऑर्बिटल में उतनी ही इलेक्ट्रॉन होगी। तो एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो m बराबर 0 एक ऑर्बिटल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, और m बराबर 1 एक ऑर्बिटल है। m जो है ना, m ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। देखिए n सेल बताता है, l बताता है सबसेल, और m बताता है ऑर्बिटल। l सबसेल मतलब sp_df, ऑर्बिटल मतलब px py pz dxy ये सब, और s बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। s क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो 4 इलेक्ट्रॉन दोनों में हो गए। अब देखिए मैं बता रहा हूं sp_d, s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 यहाँ 4 यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन। p में कितने, 1 2 3 4 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 4 16 इलेक्ट्रॉन। d में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हैं, 6 × 4 24 इलेक्ट्रॉन। मुझे ये बताइए sp_d में s में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, p में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और d में 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये समझ में आया? सिर्फ वही बच्चे लिखेंगे जिनको पहले नहीं समझ में आया था। वेरी गुड। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें ऑफ प्रिंसिपल लगाना पड़ता है, एनर्जी लेवल डिसाइड करना पड़ता है। क्या डिसाइड करना पड़ता है? एनर्जी लेवल डिसाइड करना पड़ता है। एनर्जी लेवल डिसाइड करने का तरीका बताया था। उनको दिक्कत हो सकती है जिस समय ऑफ प्रिंसिपल पढ़ाए होंगे और वो क्लास में नहीं होंगे, उनको दिक्कत होगी। तो हमें पता है 1 में s हो सकता है, 1 में p हो सकता है और 1 में d हो सकता है। 2 में इससे ज्यादा ही होगा, 2s 2p 2d, और पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 में भी इससे ज्यादा ही होगा, 3s 3p 3d, और लिखने की जरूरत नहीं है। अब एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं ऑफ प्रिंसिपल से? तो ऐसे कट करो, पहले जो कटेगा उसकी एनर्जी कम होगी, पहले जो कटेगा उसकी एनर्जी कम होगी। कट किया। अब देखिए एनर्जी लेवल में बोल रहा हूं कि 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, इससे ज्यादा होगी 1p की, इससे ज्यादा होगी 2s की, इससे ज्यादा होगी 1d की। ये एनर्जी लेवल है। सबसे कम 1s की, उसके बाद 1p की, उसके बाद ज्यादा होगी 2s की, उससे ज्यादा होगी 1d की। s में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो 8 रख दिया, p में 16 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 16 रख दिया, s में 8 रख सकते हैं 8 रख दिया, और z बराबर 52 के लिए लिख रहे हैं तो कितना हो गया, 8 2 24 8 32 इलेक्ट्रॉन रख दिया। और कितने रखने हैं, 20। तो d में 24 रख सकते हैं, बट मेरे पास 20 ही है तो d में 20 आया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं आंसर आपको बता देता हूं, d में टोटल 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आंसर है। और दूसरा आंसर z बराबर 52 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये आंसर है। आई होप 1 का d क्यों लिए? अरे भाई l की जितनी वैल्यू होगी, ऋतिक राज, l की जितनी वैल्यू होगी वहां तक जाएंगे। तो l का वैल्यू आया 0 1 2, तो l का वैल्यू 2 होगा तो d में आएगा ना 1 में। ऋतिक राज, l का जितनी वैल्यू होगी वहां तक जाएंगे सब सेल में। तो देखो ना l का वैल्यू आ रही है 0 1 2, l2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है। हाँ n बराबर 2 में भी d हो सकता है, d तो होगा ही, गारंटेड होगा, f भी होगा उसमें। सो आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई डाउट है तो लिख सकते हैं। अरे कुछ बच्चे हमेशा ऐसे होंगे जिनको तुरंत समझ में आ जाएंगे, और कुछ बच्चे हमेशा ऐसे होंगे जिनको थोड़ा लेट से समझ में आएगा। तो चीजें रिपीट होगी ही। आप हमें फोर्स नहीं कर सकते तेज पढ़ाओ और ये पढ़ाओ, हमें सबको पढ़ाना होता है, सिर्फ तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। नहीं, 2 लेके पहले हमेशा 1 लेके स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद जैसे मान लो कि 200 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता तो 200 में 2 आ जाएगा, फिर 1 के बाद 2 लेंगे। फिर लिखा कुशाल मिश्रा, 40 मिनट हो गया, हम तुमसे टाइम पूछ रहे थे क्या गधे? नहीं, कोई ट्रिक, यही ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं और हम रेस 2 की डिस्कशन करेंगे। रेस 2 में कोई डाउट है तो आप वो नंबर लिख दीजिए, 1 से 10 तक रेस 2। सिर्फ रेस 2 का लिखेंगे। एक डाउट है, ठीक है, एक डाउट है। और कोई डाउट है? सिर्फ रेस 2 का लिखेंगे, एक डाउट है। और कोई डाउट है बेटा? 8 डाउट है, वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट है? 3 और 4 आ रहा है, ठीक है, 3 और 4 आ रहा है। और किसी को कोई डाउट है? 10 आ रहा है, 9 और 10 आ रहा है। नेक्स्ट 9 और 10 आ रहा है, सारा ही आ ही गया, ठीक है। अब रेस इसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है विच स्पेसिस कैरीज मैक्सिमम चार्ज। तो ऐसा करते हैं हम स्पेसिस लिख देते हैं और उस पर चार्ज लिख देते हैं, आप बना लेते हैं।
स्पेसिस, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन, इस पे चार्ज क्या होगा वो, और मास क्या होगा वो लिख देते हैं। यहां लिख देते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, उधर जा रहा है काफी। देखिए, स्पेसिस, रिप्रेजेंटेशन, चार्ज, मास। प्रोटॉन, प्रोटॉन है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये ऐसा होता है 1p1, या इसका रिप्रेजेंटेशन H+ से कर सकते हैं। चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, और मास होता है ऑलमोस्ट 1 AMU। प्रोटॉन के बाद बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल दो तरह का होता है। बीटा पार्टिकल, या इसको हम बोल रहे हैं बीटा माइनस, इसको हम बोल रहे हैं बीटा माइनस। बीटा पार्टिकल दो तरह का होता है, और दूसरा होता है, दूसरा जो होता है वो होता है बीटा प्लस, या इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। मेरी बात ध्यान से सुनो, बीटा सिंपली लिखे तो उसे बीटा माइनस समझते हैं, सिंपली बीटा बोले तो उसे बीटा माइनस समझते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन -1 0, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा, और मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, काफी कम, मतलब 9.11 × 10⁻³ kg, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। बीटा प्लस, बीटा प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं E+1 0 से। चार्ज प्लस E होता है, और मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर 9.11 × 10⁻³ kg। सो प्रोटॉन हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, बीटा प्लस हो गया। हाइड्रोनियम आयन, H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O+ को बोलते हैं। इस पे जो चार्ज होगा वो +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, और इसका जो मास होगा 16, 17, 18, 19, 19 AMU का मास होगा एक मॉलिक्यूल। गुंजन, आज क्या होगा लिखने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है कि आज क्या होगा, आपके सामने होगा। कोई डिफरेंस नहीं है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। याद करना होता है, ये मत पूछो कैसे याद रखता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट है, यूनिट ऑफ मास है। AMU एटॉमिक मास यूनिट है। अल्फा, चलिए एक अल्फा पूछ रहा है बच्चा। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं। He2+ होता है, 2 4 चार्ज होता है +2 इलेक्ट्रॉन का, और जो मास होगा वो मास होगा 4 AMU। एक गामा भी ले लो, गामा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज 0 मास 0, और बाकी न्यूट्रॉन जानते होंगे, चार्ज 0 होगा और मास 1 AMU के लगभग होगा। हाइड्रोनियम आयन H++ H2O वाटर मिल के बनता है। यस, ये सब अभी ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही याद रखना है, अभी ही पढ़ना है। डेल्टा कुछ नहीं होता है, डेल्टा। सो मैंने पार्टिकल बता दिया। आप कह रहा है विच स्पीसीज कैरीज मैक्सिमम चार्ज, तो प्रोटॉन पे प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल सिंपली लिखे तो उसे बीटा माइनस समझना चाहिए। उसे क्या समझना चाहिए? बीटा माइनस।
और बीटा माइनस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होगा, अल्फा पार्टिकल दो इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज होगा, और हाइड्रोनियम आयन पे एक चार्ज है। तो विच स्पीसीज कैरीज मैक्सिमम चार्ज, तो सी आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने थर्ड पूछा है कि टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैव कंपोजिशन एज शोन इन द टेबल। ठीक है, एक टू पार्टिकल है, उसका कंपोजिशन शो हो रहा है। द पार्टिकल्स एक्स एंड वाई आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। ऐसा करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसको जेड बोलते हैं, ये जेड बोलते हैं, और मास नंबर ए निकाल लो। ए होता है जेड प्लस न्यूट्रॉन, तो ए निकालिएगा तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी तो 16 16 32 और 17 जो 35। तो आइसोटोप तो है नहीं, आइसोटोप का ए सेम होता है, तो आइसोटोप नहीं है। आइसोबार ऑफ ईच अदर, आइसोटोप का जेड सेम होता है तो आइसोटोप नहीं है। आइसोबार का ए सेम होता है तो ए भी सेम नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, ये भी सेम नहीं है तो ये भी गड़बड़ हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम इलेक्ट्रॉन होता है, सेम इलेक्ट्रॉन। ये किसने पूछा है यार, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो डी आंसर हो गया। कि कैसा बेवकूफ बच्चा है ये पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी नहीं पता चल रहा है। सुपर लिखा हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई ऋतिक राज, कुछ बोलने के लिए मैंने बोला है कि कितने, जहां तक याद रखना है, सारा पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, पूरा याद रखना है। ओजोन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओजोन में देखिए O3 होता है तो ये हो जाएगा 8 के 24 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें आप इलेक्ट्रॉन निकालिए, इसमें 7 होता है, इसमें 8 होता है, ये 9, ये 24 हो गया, ए आंसर हो जाएगा 4 का। NO2 माइनस देखिए, NO2 माइनस देखिए 8 2 16, ये भी आंसर हो जाएगा। सी में कर रहा है बोथ बी, ए एंड बी, ऊपर लिखा हुआ है ओनली वन करेक्ट, तो ऐसा करो इसमें सी आंसर ले लो और ये दोनों आप हटा दो, क्योंकि दोनों में 24 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां भी 24 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आपने क्या पूछा है यार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कम से कम समझ में आया रखा करो यार। पढ़ोगे, दिव्यांशु राज पढ़ोगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा। आप क्लास 11th में, सर बोल रहा है कि कैसे याद रहता है कितना इलेक्ट्रॉन है। 11th क्लास में सबको याद रहता है, आप पढ़ते ही नहीं है इसलिए याद नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कृष्णा रेवाली क्या पूछ रहे हो, नहीं पता, तुम पूछ क्या रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, an element has same number of neutrons as total number of protons or total number of electrons, what will be the neutron excess? न्यूट्रॉन एक्सेस क्या होता है हम डिफाइन कर देते हैं। न्यूट्रॉन एक्सेस, इसका डिफिनेशन देख लीजिए पहले कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in a nucleus in excess of number of protons is called neutron excess. Means किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कितना ज्यादा है उसे बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। तो देखो क्या कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ही न्यूट्रॉन है जितना प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन एक्सेस बराबर क्या हो जाएगा, 0। जैसे 1H3 का न्यूट्रॉन एक्सेस बताओ, 1H3 का न्यूट्रॉन एक्सेस बताओ। हाँ वेरी गुड, 3 में
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 2, तो न्यूट्रॉन एक्सेस 1 होगा। 2 क्यों बता रहे हैं? कृष्णा रेवाली, आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं इतनी छोटी सी बात समझ में आ रही है? जाके मेरा लेक्चर देखो ना जिसमें डिफिनीशन लिखा हुआ है। पहले तो आप लिखना बंद करो तो मैं सब कुछ बता दूं। कोई बच्चा नहीं लिखेगा। मेरी बात सुनो। एक कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोनिक का क्या अंतर होता है। अरे आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपसे रिक्वेस्ट है, मुझसे नहीं पूछिए, कॉपी में मेरे हैंडआउट में लिखा हुआ है, वहां देखिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसोटोनिक मीन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का एक्सेस का डिफिनेशन बता रहा हूं, ये भी ध्यान से देखना। मना किया फिर भी लिख दिया। आयुष मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए बोला था क्या? अभी क्यों लिखे तुम? प्रिंस क्यों लिख रहे हो कुछ भी? मैंने बंद कर दिया। न्यूट्रॉन एक्सेस का डिफिनेशन देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। न्यूट्रॉन एक्सेस का डिफिनेशन है बेटा कि किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कितना ज्यादा है। तो यहां कह रहा है न्यूट्रॉन की जो संख्या है वही है जो प्रोटॉन की संख्या है, तो न्यूट्रॉन एक्सेस 0 होगा। 1s3 में न्यूट्रॉन एक्सेस निकालना है, तो 1h3 में प्रोटॉन निकालिए और न्यूट्रॉन निकालिए, तो प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन 2 होगा, तभी तो 2 + 1 3 होगा मास नंबर। तो कितना एक्सेस न्यूट्रॉन हो गया? तो न्यूट्रॉन की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या 2, प्रोटॉन की संख्या 1, 1 आएगा, तो 1s3 में 1 आएगा। मींस आप ऐसे समझ सकते हो, एक बच्चा ठीक लिखा था बट उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। आप a-2z देखो, a-2z जहां सेम होगा वहां वो न्यूट्रॉन एक्सेस बराबर होगा, न्यूट्रॉन एक्सेस बराबर होगा a-2z। ये डिफिनेशन होगा a-2z। क्यों? प्रोटॉन की संख्या ये हो गया, a-z हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, -z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। कैसे कैसे बच्चे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या तक अभी तक सीख नहीं पाए हैं और हमें बोलते हैं आगे पढ़ाओ। 9th की बात कीजिए। कह रहा इफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय AZ। ध्यान देना 9th पे, सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है लिखना छोड़ दीजिए और 9th पे ध्यान दीजिए। कह रहा एक एलिमेंट को हम AZ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 60-28 से, 60 and 28 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहा है among the following find the total number of possible isotopic pair formed by given atoms। टोटल नंबर ऑफ आइसोटोपिक पेयर। आइसोटोप्स का क्या होता है? ए सेम होता है। तो देखिए कहां कहां ए सेम है। आइसोटोप का जेड सेम होता है। आइसोटोप का मतलब आइसोटोपिक पेयर पूछ रहा है। आइसोटोप्स हैव सेम जेड। आइसोटोप का जेड सेम होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बनाया था मैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहां बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 बना देता। सेम जेड होता है तो देखो 90 वाला कहां कहां है? तो यहां और यहां है। तो पहला आइसोटोपिक पेयर मिल गया, फर्स्ट पेयर मिला 232 90 एंड 228 90, ये फर्स्ट पेयर है। दूसरा आइसोटोप 88 कहां है? यहां और यहां है, यहां और यहां है। तो दूसरा होगा 228 88 एंड 224 88। 89 कहां है? तो कहीं नहीं है, तो इसका आइसोटोपिक पेयर नहीं बनेगा। 84 इन तीनों में है, तो इन तीनों से पेयर बनाना है। तो पेयर कितने बन सकते हैं? बनाइए। 216 84 210 84, एक पेयर बना। 216 84
213 84 दो पेयर बना, और 210 84 एंड 213 84 तीन पेयर बना, टोटल 5 पेयर्स, 5 पेयर्स, टोटल 5 पेयर्स बने। सो आंसर होगा 5। आंसर क्या होगा? 5। अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर का क्या डिफिनेशन है? तो आइसोडाइफर का डिफिनेशन है वही न्यूट्रॉन सेम A-2Z। ये आइसोडाइफर का डिफिनेशन है कि A-2Z सेम होगा। A-2Z सेम होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर आइसोडाइफर्स ऑफ यूरेनियम 238। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को कट करके आगे ले जाते हैं। मुझे तो पहले ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 और 8 समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 8 9 समझ में आया नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मैं कुछ और पूछूंगा ही। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइसोडाइफर का डिफिनेशन है सेम A-2Z। A-2Z सेम होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यूरेनियम के लिए पूछ रहा है पहले तो यूरेनियम का 92 और 238, A-2Z बराबर होगा 238 माइनस 2 इंटू 92, ये होगा 238 माइनस 184, ये होगा 4 5 54 आएगा। अब निकालिए आप थोरियम का। थोरियम 9234 A-2Z होगा 234 माइनस 2 इंटू 90, 234 माइनस 180, 54 आ गया। थोरियम 9232 A-2Z 232 माइनस 2 इंटू 90, 232 माइनस 180, 54 आ गया थोरियम। इसके बाद नेपच्यूनियम देखिए, नेपच्यूनियम 93237 A-2Z 237 माइनस 2 इंटू 93, 237 माइनस 186, 51। इसके बाद सीरियम 96247 A-2Z बराबर 247 माइनस 2 इंटू 96, 247 माइनस 192, 55। सेम कौन कौन आ रहा है? ये तीनों सेम है। इसके सेम पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर आइसोडाइफर्स। तो कौन कौन आइसोडाइफर है? फर्स्ट 2 आइसोडाइफर है, तो आंसर कितना होगा? 2। आंसर 2 होगा। हाँ, 2 आंसर है, बट थोरियम और थोरियम दोनों सेम ही एलिमेंट है, तो आंसर 2 नहीं करेंगे। आंसर करेंगे चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस नहीं पूछ रहा है। तो चूंकि दोनों थोरियम है, ये भी थोरियम है और ये भी थोरियम है, तो 2 में क्या है? सेम आ रहा है। सही बात है कि 2 में सेम आ रहा है, 2 में सेम आ रहा है, बट दोनों बोथ आर सेम एलिमेंट्स, बोथ आर
both are same elements, that is thorium. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा 1। दोनों सेम ही एलिमेंट है, दोनों ही थोरियम है, दोनों का जेड सेम है, जेड सेम होगा तो सेम एलिमेंट होगा, तो आंसर 1 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बताइए 10th समझ में आया या नहीं आया? थर्ड लाइन में कुछ गलती किया हूं क्या? यस 52 होगा, तब तो ऐसे ही लफड़ा खत्म हो गया। 52 होगा, हाँ 52 होगा। तो एलिमेंट तब भी एक ही आंसर करना है। हाँ 52 होगा, माइनस करने में गड़बड़ हुई थी। ये डेफिनेशन है ज्ञान प्रिया, आइसोडाइफर का डेफिनेशन है कि A-2Z सेम होना चाहिए। यहां तो लिख दिया सेम A-2Z, डेफिनेशन ही नहीं पढ़ के आते हैं, पढ़ाया हुआ है मेरा सब आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जिसने पूछ रहा है वो प्लीज यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखिए। रेस नंबर 3 में सिर्फ डाउट पूछना है। रेस नंबर 3 में डाउट पूछना है। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, नो डाउट। 5, 7, 6, 5, 7, 6 और 10। नौ 4 भी आ रहा है। चलिए हो गया, आपने पूछ लिया डाउट। ये जो इतने डाउट आ रहे हैं बेटा, 5 का डी ऑप्शन हो गया, मैं देख लिया आपको 5 का डी ऑप्शन। मेरी बात सुनिए, इतने डाउट आने का मतलब है आपने पढ़ाई नहीं किया सही से। ऐसे ऐसे बच्चे हैं अभी भी जिनको ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने नहीं आ रही है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। हाँ एक अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं। ये अनाउंसमेंट ये है कि जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वो बच्चे, कल मेरी एक क्लास होगी जो सिर्फ जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है उनके लिए होगी, और उसमें क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा मैं। और कल मेरी क्लास होगी 11:45 से। कल होगी ट्यूसडे को, और फिर वेंसडे नहीं थर्सडे को होगी 11:45 से। 2 क्लास में लूंगा सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत हो रही है। दिव्यांशु आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि सर आज क्लास में सिर्फ डाउट होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा डाउट डिस्कशन में। टाइम बचेगा तो उसके बाद पढ़ाऊंगा। अननेसेसरली आप लिख के तंग करते हो क्लास को। डिले करो, देखो जितना कर सकते हो करो। जब मुझे लगेगा कि तुम ज्यादा डिले कर रहे हो, मैं चैटिंग को पूर्णतः बंद करके पूरा पढ़ा दूंगा। चैटिंग को मीनिंगफुल बनाने बोलते हैं, आप पर्सनल चीजें पूछने लगते हैं। एनीवे, अब देखिए आगे देखते हैं। आपके डाउट फर्स्ट 3 में नहीं आए थे तो ये अच्छी बात है, फर्स्ट 3 में कोई डाउट नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन क्वांटम नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ हाफ एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ -1, इट कैन बी प्रेजेंट इन। स्पिन हाफ है, स्पिन कितना है? हाफ है। स्पिन हाफ है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ -1, इट कैनॉट बी, तो m बराबर -1 है। तो देखिए
अब हाइपोथेटिकल क्वांटम नंबर मत लेना, एक बात मैं बोल रहा हूं, अब हाइपोथेटिकल क्वांटम नंबर मत लेना। अभी तक हमने हाइपोथेटिकल लेके 3 सवाल किए, तो जरा सा देखिए कि L 0 है S के लिए। देखिए इसके लिए L क्या है 3 है, इसके लिए L क्या है 2 है, इसके लिए L क्या है 1 है, और इसके लिए L क्या है 0 है। तो इसमें जो M की वैल्यू होगी वो 0 होगी, इसमें जो M की वैल्यू होगी वो -1 2 +1 होगी, इसमें जो m की वैल्यू होगी -2 2 +1 होगी, और इसमें जो m की वैल्यू होगी वो -3 2 +3 होगी। सो m बराबर -1 इसमें हो सकता है, a में हो सकता है, b में हो सकता है, c में हो सकता है, d में नहीं हो सकता है। इट कैनॉट बी प्रेजेंट इन। आंसर क्या होगा d। आंसर क्या होगा d। सो आपको फोर्स समझ में आ गया कि L 0 है S का, तो m की वैल्यू 0 ही होगी और कुछ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन द क्वांटम नंबर n l m एंड स्पिन को ms लिखा है, स्पिन को आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 3 2 एंड हाफ, द सिंबॉलिज्म फॉर द इलेक्ट्रॉन इज। तो देखिए ये n की वैल्यू है और ये l की वैल्यू है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू सिंस l बराबर 0 to n minus 1 होता है, l का वैल्यू 0 से n minus 1 ही होता है, तो l का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है। जब n का वैल्यू 3 होगा तो l का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, सो इसका d होगा इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। जब n 3 है तो l का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, क्वांटम नंबर है। आप हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में मत चले जाना, जैसा एक पहला सवाल मैंने आज किया। जो रियल क्वांटम नंबर होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। 6 पूछा आपने, फॉर ए 6s इलेक्ट्रॉन द वैल्यूज ऑफ n l m एंड ms रिस्पेक्टिवली। तो आप देखो 6s है, इसका मतलब n बराबर 6 होगा, और s के लिए l 0 होता है, तो l 0 होगा। n 6 l 0, l 0 तो m भी 0 होगा, m 0 होगा, और s हाफ होता है, तो s हाफ ले लो या माइनस हाफ भी ले सकते हैं। तो कौन सा आंसर होगा 600। ये ऐसे डाउट आ रहे हैं जैसे लगता है आपका क्वांटम नंबर कुछ नहीं आता है यार। 3 बार तो मैं पढ़ा चुका क्वांटम नंबर, और अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराया, आज पहला क्वेश्चन या उसके पहले क्लास में जो 2 क्वेश्चन, उससे भी काम क्वांटम नंबर रिवाइज होता है। पता नहीं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं दिमाग। 7 एनी p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू। देखिए p ऑर्बिटल्स नहीं लिखा हुआ है, p ऑर्बिटल लिखा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा अपोजिट स्पिन, ये आंसर होगा। देखो p ऑर्बिटल्स लिखता तो 6 इलेक्ट्रॉन बोलते, और एनी p ऑर्बिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ px या py या pz। तो px में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, py में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एनी p ऑर्बिटल कोई भी एक ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे दोनों, सो डी आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। 9th, what type of orbital is designated as? n बराबर 2 है और l बराबर 3 है। l कैन नेवर बी, चूंकि n बराबर 2, दिस इंप्लाइज l कांट बी इक्वल टू 3, l 3 नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ना तो 4p है, ना 4d है, ना 4f है, आंसर नन हो जाएगा, क्योंकि l की वैल्यू n से छोटी होगी, यहां n से बड़ी दे दिया है। 10 पूछने का भी मतलब है क्वांटम नंबर बिल्कुल ही गोल है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L फॉर ए सेल, शेल। देखिए शेल कोई भी ले लीजिए, S ले लीजिए, P ले लीजिए, D ले लीजिए या F ले लीजिए। आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L फॉर ए शेल। कोई भी सेल ले लीजिए, n बराबर 1 ले लीजिए,
n बराबर 2 ले लीजिए, n बराबर 3 ले लीजिए। ये शेल है बेटा, शेल। l क्या होगा? l होगा 0। l क्या होगा? 0 और 1। l क्या होगा? 0 1 2। करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l फॉर ए शेल, कितनी वैल्यू आ रही है? n के बराबर, n के बराबर आ रही है, n के बराबर आ रही है। देखो ना इसमें, दिस इंप्लाइज 1 वैल्यू, दिस इंप्लाइज 2 वैल्यू, दिस इंप्लाइज 3 वैल्यू। मीन्स कितनी वैल्यू आ रही है? यहां देखो 1 वैल्यू, यहां देखो 2 वैल्यू, यहां देखो 3 वैल्यू। मीन्स किसके बराबर आ रहा है? n के बराबर। किसके बराबर आ रहा है? n के बराबर। सो a का आंसर क्या होगा? a का आंसर होगा s। a का आंसर होगा yes। 10th बताने से पहले मुझे बताओ कि 9th तक कोई डाउट है क्या? 9th तक स्टिल कोई डाउट है क्या? नो, वेरी गुड, समझ में आ गया 9th तक। 10th में ये पॉइंट समझ में आया। जो मेरी बात अब सुनना 10th के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ठीक है, मैं बंद कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, आते हैं प्रीवियस पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को डीजेनरेट बोलते हैं। जिनका लेक्चर छूटा हुआ है ना, वो लेक्चर पूरा देखा करें भाई। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी ए। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल ही नहीं पता है तो पूरा होम्स रूल गलत नहीं पता होगा। 10th में ए में किसी को डाउट है? 10th के ए में किसी को डाउट है या समझ में आ गया? मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वो स्टेटमेंट सुनिए। हाँ, अब लिखने की जरूरत नहीं है, नो डाउट। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, स्टेटमेंट सुनिए। फॉर each value of n, there are n values of L. For each value of L, there are n values of M. यहां लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट। For each value of n, for each value of n, there are n values of L. मीन्स n के प्रत्येक वैल्यू के लिए वहां पे n वैल्यू होगी L की। n 1 होगा तो L की 1 वैल्यू, n 2 होगा तो L की 2 वैल्यू, n 3 होगा तो L की 3 वैल्यू। सो A बन गया। B देखिए, वैल्यू ऑफ L फॉर एस सेल। L की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1 होती है। तो इसको तो आप यहां मैच करा दीजिए, तो B का जो आंसर होगा वो P होगा। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M फॉर ए सब सेल। सब सेल S, हाँ, जब L बराबर 0 होगा तो M बराबर 0 होगा। जब L बराबर 1 होगा तो M बराबर -1 0 + 1 होगा। जब L बराबर 2 होगा तो M बराबर -2 -1 0 + 1 + 2 होगा। मीन्स देखिए, ये एक वैल्यू, यहां पर 3 वैल्यू, यहां पर 5 वैल्यू। फॉर, देखिए मैं लिख रहा हूं, फॉर each value of L, there are 12 + 1 values of M. For each value of L, there are 12 + 1 values of M. So C का आंसर होगा R। C का आंसर क्या होगा? C का आंसर होगा R। ये B का आंसर है, ये A का आंसर है, और C का आंसर होगा R। D, वैल्यू ऑफ M फॉर ए सब सेल। तो M की वैल्यू क्या होती है? -L to +L। तो ये हो जाएगा -L 0 + L।
तो डी का आंसर हो जाएगा Q। सब लिखाया था फिर भी पूछते हो, लेकिन आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि लिखाया था सिर्फ। आप जो लिख देते हो ना बेटा, ये गड़बड़ करते हो। सो डीपीपी डिस्कशन हो गया, हम आगे पढ़ाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब समझना है सिर्फ, मुझे बताओ पहले कि रेस 3 हो गया भाई, ये रेस 3 था यार। क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 में ऑप्शन भी गलत था। क्या गलत था ऑप्शन भाई? लो, रेस 4 अगली क्लास बाद में बताएंगे कि कब डिस्कस करेंगे रेस 4। रेस 4 का सॉल्यूशन भी अभी नहीं भेजा हूं, सॉल्यूशन भेजने के बाद डिस्कस। जो आंसर हो सकता है वही लिखे हम। अब अपना तुम लोग झूठ मूठ का फालतू फालतू पूछते रहोगे, अब पढ़ाने का टाइम आ गया तो अब पढ़ाते हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ाने से पहले एक लाइन अनाउंस कर दूं कि ट्यूसडे को और थर्सडे को 11:45 से उन बच्चों के लिए क्लास लूंगा जिनको क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आ रहा है। 2 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा ये सारी बातें जो पढ़ा रहा हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। देखिए, कंसिडर सोडियम एटम। हम सोडियम एटम कंसिडर करने कह रहे हैं। तो ये सोडियम का न्यूक्लियस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये n बराबर 1 है और ये n बराबर 2 है। इसके थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, और इसको बोलेंगे, चूंकि ये लास्ट सेल है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और सोडियम एटम कंसीडर किए। अब देखिए मैं लिख रहा हूं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन is attracted by Z protons in the nucleus. Valence shell electron is attracted by Z protons in the nucleus. It is also repelled by inner shell electrons. It is also repelled by inner shell electrons. Due to this, effective nuclear charge, due to this, net nuclear charge will be smaller than Z.
called effective nuclear charge. Denoted by Z effective. It is calculated by formula Z effective बराबर Z माइनस सिग्मा. Z इफेक्टिव क्या है? तो Z इफेक्टिव है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Z है एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसको पढ़ते हैं बेटा सिग्मा. इसको पढ़ते हैं सिग्मा. सिग्मा है क्या? तो सिग्मा को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शिल्डिंग कांस्टेंट. और फार्मूला को बोलते हैं स्लैटर्स फार्मूला. फार्मूला रटना है सिग्मा. देखिए जेड इफेक्टिव पहले समझो, फिर सिग्मा भी बताएंगे आपको. ध्यान से सुनना, समझा रहा हूं मैं, लिखने के चक्कर में मत रहना, पहले समझ लो. हमने कहा एक सोडियम एटम लो. जरूरी नहीं है सोडियम एटम, कोई भी एटम में ये कहानी होगी. हमने सुविधा के लिए समझाने के लिए आपको सोडियम एटम लिया. सोडियम एटम लो. सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे, तो Z11 हो गया इसका सोडियम का. इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. थर्ड सेल को बोलेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो है वो उसे बोलेंगे इनर सेल. इनर सेल. तो मैं ये कह रहा हूं कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय जेड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स होगा. तो इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को, यहां देखिए 11 न्यूक्लियस में प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये बीच में जो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें अट्रैक्ट कर रही है और कुछ चीजें रिपेल कर रही है. इलेक्ट्रॉन को ऐसा फील होता है अट्रैक्शन फोर्स कम है या न्यूक्लियस में चार्ज कम है. मतलब चूंकि 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा था, बट कुछ इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहा है, जिसके कारण इसको फील होता है न्यूक्लियस में नेट चार्ज 11 प्रोटॉन नहीं है, कम है. उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. देखिए मैंने लिखा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय जेड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. सही है. इट इज आल्सो रिपेल्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन. बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उससे रिपेल हो रहे हैं. ड्यू टू दिस, इसके कारण नेट न्यूक्लियर चार्ज विल बी स्मॉलर देन जेड. इसके कारण जो नेट चार्ज आएगा जेड पे वो स्मॉलर होता है, और उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से. इसे कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जिसे स्लैटर फार्मूला कहते हैं, और जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा. जेड एटॉमिक नंबर है, और सिग्मा को बोलते हैं, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाएंगे हम आपको, और सिग्मा को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शिल्डिंग कांस्टेंट. अब मुझे बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिफिनीशन में कोई डाउट है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिफिनीशन में कोई डाउट है? रिपीट करने बोल रहे. न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस में चार्ज हो. न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो चार्ज न्यूक्लियस में हो. हाँ, एक बहुत सारे बच्चों ने रिपीट करने का है, तो रिपीट करते हैं. मैंने कहा कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है. देखिए न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस में चार्ज हो. न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो चार्ज न्यूक्लियस में हो. तो मैं कह रहा हूं कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, ये 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए 11.
न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए 11। लेकिन चूंकि बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन है जो इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज 11 होना चाहिए, नो डाउट। बट होता है इससे कम। क्यों कम होता है? क्योंकि बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन है, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन का चार्ज नहीं है, उससे कम चार्ज है, और उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये देखिए कि निकालते कैसे हैं। तो निकालने के लिए एक फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा। पहले है क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया? या एक बार फिर से बोलूं? फिर से सुनो, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? Z प्रोटॉन। तो Z प्रोटॉन से अट्रैक्ट करते हैं। बट वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में कुछ और सेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसके कारण वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस में चार्ज कम है, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहा है, तो उसको लग रहा है कमी फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो नेट चार्ज अपीयर होता है, जो नेट चार्ज एक्सपीरियंस होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, उस नेट चार्ज को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डिफिनेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे बताओ। फिर से बताना कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। खास करके जिनको डाउट हो रहा है वही लिखें। हाँ, अब सवाल उठता है कि ये उठता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है कि Z इफेक्टिव होगा Z माइनस सिग्मा। फॉर्मूला देखो ना, न्यूक्लियस में चार्ज Z है, तो Z इफेक्टिव Z होना चाहिए, बट Z से कम होता है। कितने से कम होता है? जितने से कम होता है उसको सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा घटा देंगे। अब सवाल उठता है सर सिग्मा निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने का रूल है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं मटेरियल भेज देता हूं आपको। अगर आप इसी तरह लिखते रहोगे क्लास का टाइम खराब होता रहेगा। कम से कम अगर एक कॉन्सेप्ट को 3 बार बताने बच्चा बोलता है तो हमें बताने दीजिए। जिसको समझ में आ गया वो आराम से वेट कर सकता है। कम से कम 3 बार तो बताने दो। मैं यहां होमवर्क लिख देता हूं। रेस 4 तक दे दिए थे, होमवर्क होगा रेस 5, और नेक्स्ट क्लास में दोनों रेस डिस्कस करेंगे, 4 और 5। विल डिस्कस रेस 4 and 5 in the next class। और एक और बात है, जो बच्चे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये सब नहीं निकाल सकते हैं, वो प्लीज ना पूछें। वो पिछली क्लास को जाके रिवाइज करें और प्लीज ये सब निकालना सीखें। नहीं तो मेरे डाउट, जो मैं 2 एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूं सिर्फ यही सब बताने के लिए, इसका इंतजार करें। मैं जो 2 एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा इसका इंतजार करें। कल लूंगा एक, तो है ना। नहीं भाई, वैलेंस शेल में कितना भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है नहीं पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए तो पता नहीं चला कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो फालतू लिखने की आदत है ना समीरा, इसे छोड़ो प्लीज। इसके कारण क्लास में काफी डिस्टरबेंस होती है। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं देखा क्या आपने? क्या हमने कहीं लिखा कि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए?
मैंने फाइल अपलोड कर दिया है, आप मुझे बस कंफर्म करके बताओ कि आपको मिला या नहीं मिला। लेक्चर का मैंने फाइल अपलोड कर दिया है। बताना बेटा मिला या नहीं मिला। अब कोई नहीं लिख रहा है, देखो ना। अच्छा, बताना बेटा होस्ट ओनली नहीं था। बताना बेटा मिला कि नहीं मिला आपको। मैंने अपलोड कर दिया है, मिल गया। वेरी गुड, बाय बाय एवरीवन।